अनन्या अकादमी की इस ऑनलाइन क्लास में समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, प्राथमिक समूह में अब तक हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और ये आपका है पार्ट थर्ड। अब हम लोग जो प्राथमिक समूह है, इस प्राथमिक समूह के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसमें जो प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग किंग्सले डेविस पर। तो किंग्सले डेविस महोदय ने, खूब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कंसेप्ट के आधार पर जो है आपसे प्रश्न बनेंगे और कंसेप्ट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर आप आसानी के साथ दे ले जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रट करके समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, समाजशास्त्र जो क्या है, समाज का विज्ञान है, इसलिए इसका स्वरूप जो है समाजशास्त्री, जो समाजशास्त्र का जो स्वरूप है वह वैज्ञानिक स्वरूप है। और विज्ञान याद नहीं किया जाता है, विज्ञान का जो भी स्वरूप है, विज्ञान कहता है आओ करके सीखें, आओ करके सीखें, अर्थात समझ के आधार पर ही हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर का निरूपण करना है, प्रश्नों को उत्तर देना है। इसलिए यहाँ प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। तो किंग्सले डेविस महोदय ने, इन्होंने प्राथमिक समूह में दो प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन्होंने कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? तो दो प्रकार की विशेषताओं का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक, अब देखिए एक जो इन्होंने ध्यानपूर्वक देखिए, इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र में जो प्राथमिक समूह है, इसमें दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। एक है बाहरी विशेषताएं, बाहरी विशेषताएं, ठीक ना, इसी को कहते हैं हम भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, ठीक ना, अर्थात एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक ना, फिजिकल कंडीशन। अब देखिए बाहरी विशेषताओं के संदर्भ में इन्होंने क्या चर्चा किया कि जो भी प्राथमिक समूह है हमें इसके बाह्य स्वरूप के रूप में क्या दिखाई देता है। तो पहली बात इन्होंने बताई कि समूह की लघुता, ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि समझते जाइएगा, ये सब तो सब लोग जानते होंगे। समूह की लघुता, कि जो प्राथमिक समूह होता है, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। दूसरी विशेषता जो इन्होंने बताई, भौतिक समीपता, ध्यानपूर्वक समझिए। पहली विशेषता इन्होंने क्या बताई? समूह की लघुता, समूह का आकार कैसा होता है? समूह का आकार छोटा होता है। दूसरी जो इन्होंने विशेषता बताई कि शारीरिक समीपता। तीसरी इन्होंने विशेषता बताई सदस्यों की निरंतरता एवं स्थिरता। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, सदस्यों की निरंतरता एवं स्थिरता, ठीक ना। अब देखिए, तो यह समूह की लघुता, भौतिक समीपता, सदस्यों की निरंतरता एवं स्थिरता। जो चौथी जो इन्होंने विशेषता बताई, सामान्य उत्तरदायित्व, जो भी सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य के ऊपर कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है, व्यक्ति उसी उत्तरदायित्व के अनुसार ही अपने कार्यों का निर्वहन करता है। तो जो चौथी विशेषता इन्होंने बताई, सामान्य उत्तरदायित्व। नेक्स्ट इन्होंने विशेषता बताई, संबंधों का विशिष्ट चरित्र नहीं होता। ये देखिए समझने वाली बात है, संबंधों का
विशिष्ट चरित्र नहीं होता। अब इसका आशय बहुत ध्यान से समझिए, नहीं होता, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि सभी सदस्य, छोटा हो बड़ा हो, छोटा जो है वो अपने बड़े के सुख दुख में भागीदार होता है, बड़ा भी आवश्यकता अनुसार, बड़ा भी छोटे की आवश्यकता अनुसार उसके सुख दुख में भागीदार होता है। छोटा बीमार है तो बड़ा उसको एक गिलास पानी ले जा करके देता है, छोटा अगर बीमार है तो बड़ा उसके कपड़े को भी साफ करता है। इस आशय में कहा जाता है कि संबंधों का कोई विशिष्ट चरित्र नहीं होता है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से देखते हैं। नेक्स्ट है 6, स्वतः जन्म। ठीक ना, स्वतः जन्म। ठीक, तो यह जो विशेषताएं उन्होंने बताई, 6 विशेषताएं बाहरी विशेषताओं में कि समूह की लघुता, भौतिक समीपता, सदस्यों की निरंतरता एवं स्थिरता, सामान उत्तरदायित्व, संबंधों का विशिष्ट चरित्र नहीं होता, और नेक्स्ट विशेषताएं इन्होंने बताई स्वतः जन्म। तो यह जो है इसकी वहाँ विशेषताएं, बाहरी विशेषताएं थी। अब नेक्स्ट आइए, जो दूसरी बात इन्होंने विशेषताएं बताई, आंतरिक विशेषता, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक ना, इसको जो है जो आंतरिक विशेषता होती है इसको कहते हैं मानसिक दशाएं, मानसिक दशाएं। ठीक ना, देखते जाइए, देखिए इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग, इसीलिए हम काफ़ी पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे आप लोग नोट कर लें। तो जो आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की, पहला तो कहा कि सामान्य उद्देश्य, जो भी सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य का क्या है, सामान्य उद्देश्य होता है। ठीक ना, तो सदस्यों का क्या है, सामान्य उद्देश्य। ठीक, यह सभी लोग जानते होंगे कि सभी लोग एक प्रकार के उद्देश्य के तहत अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। दूसरा है संबंध स्वयं साध्य होता है। यहाँ संबंध के विषय में कहा इन्होंने कि साधन नहीं है बल्कि क्या है, साध्य है। तो संबंध स्वयं साध्य होता है, संबंध स्वयं साध्य होता है। यह तो बात इन्होंने दूसरी विशेषता बताई कि सामान्य उद्देश्य होता है, संबंध की स्थिति क्या होती है, संबंध जो है स्वयं साध्य होता है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि संबंध व्यक्तिगत होता है, संबंध, नोट भी करते जाइएगा आप लोग भी, संबंध व्यक्तिगत होता है। तो संबंध क्या है, सामान्य, हाँ, संबंध स्वयं साध्य होता है, संबंध जो है वह व्यक्तिगत होता है, संबंध संपूर्ण होता है, यह आधा अधूरा नहीं होता है, संबंध संपूर्ण होता है। ठीक, तो अब देखिए, तो पहली विशेषता कि जो भी सदस्य होते हैं सबके सामान्य उद्देश्य होते हैं। दूसरी विशेषता संबंध स्वयं साध्य होता है। तीसरी विशेषता संबंध व्यक्तिगत होता है। चौथी विशेषता संबंध संपूर्ण होता है। और पांचवी विशेषता के संबंध में मैंने बताया कि संबंध स्वाभाविक होता है, संबंध स्वाभाविक होता है। ठीक ना, तो ये जो है पांचवी विशेषता इन्होंने बताई कि संबंध जो होता है वह संबंध स्वाभाविक होता है। छठी विशेषता बताई कि संबंध में अत्यधिक नियंत्रण शक्ति होती है। जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनके संबंध में अत्यधिक, नीचे का दिखाई दे रहा है ना, संबंध में अत्यधिक नियंत्रण शक्ति होती है।
ठीक, अब ये देखिए ये तो किसके द्वारा था, अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस। इसकी दो प्रकार की विशेषताएं बताई, जो है बाहरी विशेषताएं, भौतिक दशाएं, जिसमें ये सब हमने आप लोगों को चर्चा किया। आंतरिक विशेषताएं जो किसके आधार पर होती हैं, वह जो मानसिक दशाओं के आधार पर होती हैं, अर्थात मेंटल कंडीशन। एक है फिजिकल कंडीशन और दूसरी क्या है, मेंटल कंडीशन, ठीक ना। तो मेंटल कंडीशन के आधार पर इन्होंने कहा समान उद्देश्य, संबंध स्वयं साध्य होता है, संबंध व्यक्तिगत होता है, संबंध संपूर्ण होता है, संबंध स्वाभाविक होता है, और जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं इनके संबंधों में अत्यधिक नियंत्रण शक्ति होती है। तो यह तो जो है अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस के अनुसार यह विशेषताएं हैं। अब हम लोग आते हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार। चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं आपके फेयरचाइल्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फेयरचाइल्ड। ठीक, तो फेयरचाइल्ड महोदय ने समूह की निम्न विशेषताएं बताई। इन्होंने भी कई प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली विशेषता सिर्फ यही समाजशास्त्री हैं जो कहते हैं कि यह तो बात सभी लोगों ने कहा है कि सदस्यों की कम संख्या, सदस्यों की कम संख्या। तो यह तो जितने भी समाजशास्त्री हैं ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, लेकिन किसी ने नंबर नहीं दिया है कि इतने से लेके इतने तक प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं। इन्होंने कहा है फेयरचाइल्ड ने कि 2 से लेकर 60 तक, ठीक ना। तो ये भी प्रश्न कभी बन सकता है कि किसने कहा है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या 2 से लेकर 60 तक होती है, क्योंकि यह बात तो सभी समाजशास्त्री कहते हैं कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, लेकिन ये अंक किसी ने निर्धारित नहीं किया है कि इतने से लेकर इतने तक प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या होती है। यह चर्चा किसने किया है, फेयरचाइल्ड ने। दूसरा है जो इन्होंने विशेषता बताई कि घनिष्ठ एवं स्थिर संबंध, कहते हैं कि ये भी बात सब लोग कहते हैं, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंध। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ पर कि जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की परिभाषा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राथमिक घनिष्ठ की बात सब लोग करते हैं, घनिष्ठ और पारस्परिक सहयोग की बात, कि जो सदस्य होते हैं प्राथमिक समूह के, इन सदस्यों के बीच में घनिष्ठ एवं पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। फेयरचाइल्ड महोदय भी कहते हैं कि सदस्यों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है और यह संबंध अस्थायी नहीं होता है, यह संबंध अस्थायी नहीं होता है, बल्कि यह संबंध का स्वरूप कैसा होता है, इस संबंध का स्वरूप अस्थायी होता है। तो यह जो दूसरी विशेषता इन्होंने बताई, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंध। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई फेयरचाइल्ड ने, आमने सामने के संबंध, आमने सामने के संबंध। ठीक, तो जो प्राथमिक समूह का जो सदस्य होता है उन सदस्यों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, उन सदस्यों के बीच में आमने सामने का संबंध पाया जाता है। चौथी इन्होंने विशेषता बताई कि संबंधों की संपूर्णता, ठीक ना। तो चौथी विशेषता क्या है, संबंधों की संपूर्णता की बात कौन करते हैं, संपूर्णता। तो संबंधों के संपूर्णता की बात करते हैं फेयरचाइल्ड ने। तो फेयरचाइल्ड ने इस प्रकार से 4 विशेषताएं प्राथमिक समूह की बताएं कि सदस्यों की कम संख्या, 2 से लेकर 60 तक, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंध, आमने सामने के संबंध और संबंधों की संपूर्णता। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं अब देखिए कुछ और विशेषताएं हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि कुछ विद्वानों ने प्राथमिक समूह के कुछ उदाहरण दिए हैं। तो अब नेक्स्ट, ये तो विशेषता की बात हो गई, अब हम लोग आते हैं प्राथमिक समूह के उदाहरण।
इसको 3 पार्टों में आप लोग बांट लीजिए। जैसे कुछ विद्वानों द्वारा इन्हीं लोगों से प्रश्न पूछा जाता है विशेष तौर पर। कुछ विद्वानों द्वारा प्राथमिक समूह के उदाहरण, ठीक ना। अब पहले हम लोग आते हैं कूले। तो कूले महोदय ने परिवार, पहली बात किसको माना इन्होंने? ये तो सभी लोग जानते हैं कि परिवार जो है क्या है, प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। तो परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। तो किंगस्ले डेविस ने 3 को माना है प्राथमिक समूह। परिवार को इन्होंने माना है, पड़ोस को इन्होंने माना है और क्रीड़ा समूह को इन्होंने माना है कि जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आते हैं डेविस। अब थोड़ा सा अंतर भी देखते जाइएगा। डेविस, ठीक है, किंगस्ले डेविस, वही किंगस्ले डेविस महोदय जो है किसको किसको मानते हैं? तो परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, गांव। नोट करते जाइएगा भाई। परिवार को इन्होंने माना, पड़ोस को इन्होंने माना, क्रीड़ा समूह को माना, गांव को माना और कार्य करने वाले समूह, जो व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं, तो कार्य करने वाले समूह। ठीक, तो डेविस महोदय ने किसको किसको माना है? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, गांव और कार्य करने वाले समूह को इन्होंने माना है। फिर नेक्स्ट आइए मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज, ठीक ना। तो मैकाइवर तथा पेज ने परिवार, ठीक। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आप लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परिवार को सब लोगों ने प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। तो फिर नेक्स्ट परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, इनकी सूची बड़ी लंबी है भाई। परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, जो आपस में लोग गपशप करते हैं, ठीक ना, गपशप समूह, ठीक। तो परिवार हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, मित्र मंडली हो गई, गपशप समूह हो गया, साझेदारी हो गई, ठीक ना, साझेदारी, साझेदारी में जो लोग काम करते हैं उनको भी इन्होंने जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। स्थानीय भाईचारा, स्थानीय भाईचारा, तो आपस में जो स्थानीय भाईचारे का जिनके बीच में संबंध होता है उनको भी इन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। अध्ययन समूह, अध्ययन समूह, तो अध्ययन समूह को भी इन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। गैंग, जो लोग गैंग बना करके रहते हैं, ठीक ना, गैंग, तो गैंग को भी यहां लिख देते हैं हम। नेक्स्ट गैंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैंग को भी इन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनकी जो सूची है मैकाइवर तथा पेज की, जो इन्होंने प्राथमिक समूह के उदाहरण दिए हैं, काफ़ी लंबी है। कूले ने 3 को माना, ये बार बार देखिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको, यह चीज़ें सब याद करनी पड़ेंगी। तो कूले महोदय ने परिवार को माना, पड़ोस को माना, क्रीड़ा समूह को माना। डेविस महोदय ने परिवार को माना, पड़ोस को माना,
कीड़ा समूह को माना, दो और जोड़ दिए, दो और कौन है? गांव, गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक ना। वैसे भी गांव के सदस्यों के बीच में वयम का भाव पाया जाता है। जो शहर में लोग रहते हैं उनके बीच में तो वे का भाव पाया जाता है, लेकिन आज भी जो गांव के स्थित है, गांव के सदस्यों के बीच में वयम का भाव पाया जाता है। सभी गांव के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट इन्होंने कार्य करने वाले समूह को भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। मैकार तथा पेज की सूची काफ़ी लंबी है। परिवार, कीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद, इन सबको इन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाहित किया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं, मेन फीचर, ठीक ना। वो तो एक एक लोगों के अनुसार था, किंग्सले डेविस के अनुसार था, फेयरचाइल्ड के अनुसार हमने चर्चा किया। अब हम लोग पूरे संपूर्ण के आधार पर इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेन फीचर, देखते जाइए, इसको बस हम यहाँ पर व्याख्या करते हुए चले जाएंगे। मेन मेन फीचर किसके? प्राथमिक समूह की। तो यह बात अभी देखा ही आप लोगों ने कि प्राथमिक समूह का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो इसकी चर्चा सब लोगों ने की कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, अर्थात इसका आकार कैसा है? छोटा आकार, ठीक ना। अर्थात यहाँ सदस्यों की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों ने अभी भी हमने समाजशास्त्रियों के अनुसार अभी बताया है कि आमने सामने के संबंध, आमने सामने के संबंध, ठीक। तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में कैसा भाव पाया जाता है? तो प्राथमिक समूह के जो भी सदस्य होते हैं इनमें भौतिक तथा मानसिक समीपता पाई जाती है तथा इनके सदस्य अपने बीच अनुभवों तथा विचारों को सहजता के साथ आदान एवं प्रदान करते हैं, ठीक ना। तो इनके सदस्यों के बीच में किस प्रकार के आप संबंध होते हैं? भौतिक भी होते हैं, और कैसे होते हैं? मानसिक भी होते हैं। और जो ये सदस्य होते हैं अपने विचारों भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान और प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, अभी तमाम प्रकार के समाजशास्त्रियों के अनुसार आप लोगों ने देखा कि स्थिरता, ठीक ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि तुलनात्मक स्थिरता, कंपेयर करने बाद आप पाते हैं कि जो अन्य समूह होते हैं उन समूहों की अपेक्षा जो प्राथमिक समूह होता है, इस प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में आपस में तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट वहाँ पर भी हमने बताया था सामान्य उद्देश्य, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्यों की समानता, लक्ष्यों की समानता, ठीक ना। तो जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों के बीच में जो लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य की आपस में समानता पाई जाती है। फिर स्वतः विकसित समूह, स्वतः विकसित समूह, ठीक ना। स्वतः ज्ञान, स्वतः विकसित समूह, ठीक। तो यह जो समूह होता है वो इस समूह का स्वरूप क्या होता है? यह समूह स्वतः ही विकसित होता है। फिर व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों की, घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता, ठीक ना। इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं वह संबंध कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं, तथा इनके बीच में जो संबंध कैसे होते हैं? तो इनके बीच में जो संबंध होते हैं वह संबंध भी घनिष्ठ होते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट 7वां, समाजीकरण के
समाजीकरण के अभिकरण, समाजीकरण के अभिकरण के रूप में। ठीक ना। तो जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं या जो उनका जो समाजीकरण है, ठीक ना, उस समाजीकरण का जो अभिकरण होता है उसका निर्धारण कौन करता है? यह प्राथमिक समूह का सदस्य ही करते हैं। इसलिए प्राथमिक समूह के संदर्भ में कहा गया है कि प्राथमिक समूह समाजीकरण के अभिकरण के रूप में अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है। क्यों? क्योंकि जो है यहीं पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ होता है? इसी प्राथमिक समूह में होता है। ठीक ना। इसीलिए कहा गया है प्राथमिक समूह को कि प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है। प्राथमिक समूह क्या है? प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की परिचायिका है। ठीक ना। तो यह तमाम प्रकार की चीजें हैं। प्राथमिक समूह क्या है? मानव स्वभाव की नर्सरी है, नर्सरी। ठीक ना। तो यह तमाम प्रकार की बातें किसके संदर्भ में कही गई हैं? प्राथमिक समूह के संदर्भ में कही गई हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास प्राथमिक समूह में ही होता है। इसलिए कहा गया है प्राथमिक समूह के संदर्भ में कि यह समाजीकरण के अभिकरण के रूप में अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है। ठीक। फिर नेक्स्ट है सर्वव्यापकता। हाँ, नेक्स्ट है समाजीकरण। ठीक ना। हाँ, समाजीकरण 8वां सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता के संदर्भ में चर्चा की जाती है। यहाँ पर एक हमेशा ये स्थिति आती है कि संसार का प्रत्येक समाज, ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज में जो है प्राथमिक समूह न पाया जाता हो। इसलिए प्राथमिक समूह को कहा गया कि यह जो एक जगह व्याप्त नहीं होता है बल्कि पूरे संसार में जो है यह प्राथमिक समूह व्याप्त है। फिर नेक्स्ट अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध। ठीक ना। अब जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं, इन प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिलेशन। ठीक ना। यहाँ फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है, ठीक ना, कि जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं इनके बीच में अनौपचारिक संबंध होता है। ठीक। तथा अब यहाँ पर और जो यह नियंत्रित करते हैं एक सदस्य दूसरे सदस्य को, यहाँ पर नियंत्रण का भी स्वरूप कैसा होता है? औपचारिक नियंत्रण नहीं होता है बल्कि नियंत्रण का स्वरूप कैसा पाया जाता है? अनौपचारिक नियंत्रण पाया जाता है। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं प्राथमिक समूहों का महत्व। प्राथमिक समूहों का महत्व। ठीक है। अब देखिए इस पर हम चर्चा कर देते हैं। पहली बात आती है, पहला पॉइंट इसमें मुख्य रूप से कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान देता है। जो प्राथमिक समूह है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान देता है। और दूसरी जो बात आती है मुख्य रूप से व्यक्ति और समाज के बीच की यह कड़ी है। ठीक ना। पहला पॉइंट क्या नोट कर लीजिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के निर्माण में योग। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी। ठीक ना। तो जो व्यक्ति है उसको समाज से परिचित कराने का काम कौन करता है?
व्यक्ति को समाज से परिचित कराने का काम यह प्राथमिक समूह ही करता है। ठीक ना। नेक्स्ट, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्राथमिक समूह का ही होता है। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। ठीक ना। तो जो व्यक्ति है, प्रथम दृष्टया बालक जो जन्म लेता है उसका स्वरूप कैसा होता है? पशु जैसा होता है। इतने नहीं, समाजशास्त्र यह मानता है कि जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय बालक क्या है? मांस का लोथड़ा होता है। बालक का जो स्वरूप है वह कैसा है? मांस का लोथड़ा। अर्थात बालक को जन्म लेने के बाद उसे किसी चीज़ का बोध नहीं होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। धीरे धीरे उसको चलना, उसको उठना, उसको बैठना, उसको खाना, उसको पीना, उसको बोलना, यह तमाम प्रकार की जो चीज़ों का बोध कौन कराता है? इन तमाम प्रकार की चीज़ों का बोध प्राथमिक समूह ही कराता है। नेक्स्ट, गुणों का विकास। गुणों का विकास। ठीक, तो व्यक्ति के गुणों का विकास प्रथम दृष्टया कौन कराता है? तो व्यक्ति के गुणों का जो है विकास प्रथम दृष्टया प्राथमिक समूह ही कराता है। ठीक, फिर मनोरंजन प्रदान करना। मनोरंजन प्रदान करना। तो मनोरंजन प्रदान करने का प्रमुख दायित्व तो किसका होता है प्रथम दृष्टया? तो प्राथमिक समूह का ही होता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ जो हमारा सांस्कृतिक प्रसार से आशा है कि व्यक्ति के संस्कृति क्या है? रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, तमाम प्रकार की चीज़ों का, तमाम प्रकार के ज्ञान का बोध कौन कराता है? प्राथमिक समूह ही कराता है। तो इस प्रकार से जो है समाज में प्राथमिक समूहों का महत्व है। धन्यवाद। फिर हम लोग कल जो हम लोग की टॉपिक रहेगी अर्ध प्राथमिक समूह, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।